तो कैसे हो। हम पढ़ रहे थे 12th केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। और दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कोलराउस का नियम। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, मतलब इसके उपयोग। ये कोलराउस का नियम क्या काम आता है। तुम्हें ये तो याद है कि कोलराउस जो है वो अपनी बात अनंत तनुता पर करता है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कोलराउस का नियम पढ़ाया था। दोस्तों वीडियो के साथ साथ आपको मैंने पीडीएफ भी सेंड कर दी है और वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाइए। कभी भी आपको मैं टेस्ट की डेट दे सकता हूं, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट पढ़ाई में लापरवाही नहीं करें, क्योंकि लॉकडाउन में इसी तरह से विद्यालय चलने की संभावना है और आप अगर लापरवाही में रहे तो और स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे, ठीक है। बिना लापरवाही किए घर पर कंटिन्यू मेहनत करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी समस्याएं कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं। तो हम पढ़ते हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। क्या उपयोग है इसके नियम के। कोलराउस के नियम का प्रथम अनुप्रयोग है पहला। आप कॉपी में हेडिंग डाल लो पहले, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो पहला अनुप्रयोग है किसी दुर्बल, लिखो मत अब समझो, वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करना। तो कोलराउस के नियम का पहला अनुप्रयोग क्या है, क्या हेडिंग है, बहुत बड़ी हेडिंग लिख दी मैंने ब्लैक बोर्ड पर। किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करना। मतलब समझो कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है आपके पास है के अनंत तनु विलयन, उसका अनंत तनु विलयन है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का। अनंत तनु मतलब बहुत ज्यादा पानी मिला हुआ है, और उस विलयन की क्या ज्ञात करना, मोलर चालकता। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मैंने आपको एक एसिटिक अम्ल का विलयन दे दिया। एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, ये एक एसिटिक अम्ल का विलयन है। एसिटिक अम्ल जो है ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। समझ गए मेरी बात। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है, और तुम्हें पता होगा दुर्बल अम्ल में दुर्बल क्षार जो होते हैं वो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं। तो मैंने एक एसिटिक अम्ल का विलयन लिया है, ये अनंत तनु विलयन है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, ये इसका अनंत तनु विलयन है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात करना। समझ गए ना, यही टॉपिक है अपना, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करना। अच्छा, ये एसिटिक अम्ल का अनंत तनु विलयन है, तो इसमें एसिटिक अम्ल का पूर्ण वियोजन हो गया होगा। कोलराउस कहता है अनंत तनुता पर प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट, तो कोलराउस कहता है अनंत तनुता पर प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट का पूर्ण वियोजन हो जाता है। समझ गए होंगे। तो इस विलयन में कौन कौन से आयन होंगे,
इस विलयन में होंगे एक तो CH3COO माइनस और H प्लस आएंगे। भाई इसका पूर्ण वियोजन हुआ होगा, तो इसका वियोजन हुआ होगा तो ये टूटा होगा धनायन और ऋणायन में। तुम्हें पता है वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं वो जल में क्या देते हैं, धनायन और ऋणायन। सही है। तो ये एक एसिटिक अम्ल दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का अनंत अणु विलयन है। इसकी हमें मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो आपको करना क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत अणु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए आपको 3 विलयन लेने हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की, दोबारा सुनो मेरी लाइन, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हमें 3 विलयन लेने हैं। ये लो सामने, समझ दो, समझो भाई, समझना जरूरी है। 3 विलयन लेने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, हमने 3 विलयन ले लिए इसकी मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए। ढंग से समझना। अच्छा, पहला विलयन वह होगा, तीनों विलयन लिए, 3 विलयन है आपके पास। दोबारा एक लाइन को सुनो, 3 विलयन है, तीनों विलयन प्रबल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन है। समझ लो, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन है, मतलब तीनों प्रबल वैद्युत अपघट्ट के विलयन है। ठीक है, ये तीनों विलयन जो है ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन है। अच्छा, करना क्या है, पहला विलयन ऐसा लेना है जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का धनायन हो। पहला विलयन ऐसा लेना है जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का धनायन हो। तो अम्ल HCl का विलयन ले लें क्या, इसमें H प्लस आयन होंगे और Cl माइनस आयन होंगे। और HCl प्रबल अम्ल है तो ये एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट है। ठीक है, दूसरा विलयन ऐसा लेना है जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का ऋणायन हो। ऋणायन हो तो ये ले लेते हैं CH3COO, सोडियम एसीटेट है। ये एक लवण है, और लवण है तो ये भी एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट है। मैंने आपको बताया है सभी लवण प्रबल वैद्युत अपघट्ट होते हैं। इसका ले लेते हैं विलयन। तो इस विलयन में ऋणायन होंगे CH3COO माइनस और Na प्लस धनायन होंगे। तो आप समझ लो, प्रथम विलयन ऐसा लिया जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का धनायन है। दूसरा विलयन ऐसा लिया जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का ऋणायन है। और तीसरा विलयन कैसा लेना है, तीसरा विलयन ऐसा लेना है जिसमें प्रथम व द्वितीय विलयन के शेष आयन हो। शेष आयन दिख रहे हैं इसमें, शेष आयन। तो तीसरा विलयन का आएगा, लो दिमाग लगाओ, NaCl का ले लो। NaCl भी एक लवण है, विलयन में Na प्लस और Cl माइनस आयन होंगे। बात को समझ रहे हो। तो किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हम 3 प्रबल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन लेते हैं। प्रथम विलयन ऐसा लेते हैं जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का धनायन हो। द्वितीय विलयन ऐसे लेते हैं जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का ऋणायन हो। और तीसरा विलयन ऐसे लेते हैं जिसमें प्रथम और द्वितीय विलयन के शेष आयन हो। शेष मतलब ये शेष बचे, ये आयन हो। तो आपको करना क्या है अब, ठीक है, अगर आप प्रथम और द्वितीय विलयन की मोलर चालकता को जोड़ करके इसकी घटा देंगे तो ये आ जाएगी इसकी। दोबारा सुनो, आप फर्स्ट और सेकंड, प्रथम और द्वितीय विलयन की मोलर चालकता जोड़कर उसमें से थर्ड विलयन की मोलर चालकता को घटा दोगे तो आपको इस दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता मिल जाएगी। कैसे, समझो। मैं 3 समीकरण बना सकता हूं। मैं टॉपिक को एक बार पूरे को समझा रहा हूं। पहली समीकरण इसके लिए,
ठीक है, बनाए, क्या समीकरण बनेगी, ये है अनंत तनु विलयन है, किसका अनंत तनु विलयन है, अम्ल HCl का। तो मैंने कोलराउस के नियम से मैं समीकरण बना सकता हूं, आपने पढ़ा है, बना सकते हैं। क्या आएगी बताओ, लैम्बडा अनंत H प्लस प्लस लैम्बडा अनंत Cl माइनस। कोलराउस कहता है किसी अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता उसमें उपस्थित सभी धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यहां पर धनायन के मोल 1 और ऋणायन के मोल भी 1, लास्ट क्लास में बताया था कैसे लिखना है उनमें से, सही है। यह समीकरण नंबर 1 मान ली हमने, क्योंकि ये फर्स्ट विलयन की है। दूसरे विलयन के लिए हम समीकरण लिख सकते हैं, लैम्बडा अनंत CH3COO बराबर लैम्बडा अनंत CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा अनंत Na प्लस। ये समीकरण नंबर 2, सही है। ऐसे ही हम समीकरण नंबर 3 तीसरे विलयन से लिख सकते हैं, मैं इनको मिटा रहा हूं, है ना। समीकरण नंबर 3 तीसरे विलयन से लिख सकते हैं, लैम्बडा अनंत NaCl बराबर लैम्बडा अनंत Na प्लस आयन की मोलर चालकता प्लस लैम्बडा अनंत Cl माइनस। समीकरण बन गई 3 कोलराउस के नियम की सहायता से। एक बात बताओ, ये फर्स्ट विलयन के लिए, ये सेकंड और ये थर्ड विलयन के लिए, अगर मैं समीकरण 1 और 2 जोड़ के 3 घटा दूं क्या बचेगा। करना क्या है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करने पर क्या बचेगा, सोच के बताओ। समीकरण 1 और 2 जोड़ करके अगर आप समीकरण 3 घटाते हैं क्या बचेगा। देखो 1 और 2 जोड़ के 3 घटाना है, ये घटनी है, तो Cl माइनस से Cl माइनस कट जाएगा, घट जाएगा ना, ये Na प्लस से Na प्लस कट जाएगा। तो क्या बचेगा, इधर की तरफ क्या बचेगा, इधर की तरफ बचेगा लैम्बडा अनंत CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा अनंत H प्लस, यही बचेगा ना। 1 और 2 जोड़ के तीसरी को घटा रहे हो तो ये दोनों घट जाएंगे ना। अब ये जो बची है ये किसकी है, ये इसकी तो है, एसिटिक अम्ल की तो है ये। तो यही तो कह रहा था मैं आपसे, पहले और दूसरे विलयन की मोलर चालकता जोड़कर तीसरे विलयन की आप घटा दोगे तो आपको एसिटिक अम्ल की मिल जाएगी। तो सीधा सा तरीका है, 3 विलयन लेने हैं और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए पहले और दूसरे विलयन को जोड़कर, उनकी मोलर चालकता जोड़कर आपको तीसरे विलयन की घटा देनी है। सिंपल सी बात है, पहले और दूसरे विलयन की मोलर चालकता जोड़कर तीसरे विलयन की आपको घटा देनी है, ठीक है। अच्छा, तो अब इस टॉपिक को अपन ने कुछ भी नहीं लिखा है, केवल हेडिंग डाली है, मैं मिटा रहा हूं, समझ में आ गया हो तो ठीक है। चलो इस टॉपिक को अब लिखते हैं, मेरे साथ साथ आप भी नोट करना, ठीक है। मैंने समझाया इसमें आपको कितने विलयन लेने हैं, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए आपको कितने विलयन लेने हैं, 3 विलयन। अच्छा, तीनों विलयन किसके होंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन होंगे, ठीक है। पहला विलयन कैसा होगा, जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का क्या होगा, धनायन। दूसरा विलयन कैसा होगा, जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का ऋणायन। और तीसरा विलयन कैसा होगा, जिसमें प्रथम व द्वितीय विलयन के शेष आयन होंगे। अच्छा, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए क्या करना है, प्रथम और द्वितीय विलयन की मोलर चालकता जोड़ करके तृतीय विलयन की घटा देनी है, मैंने समझाया भी था। तो हमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगी। तो इसको लिखो मेरे संग संग,
किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु बिलियन की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए 3 प्रबल वैद्युत अपघट्यों के अनंत तनु बिलियन लेते हैं। कैसे बिलियन लेते हैं? अनंत तनु बिलियन लेते हैं। प्रथम बिलियन में दुर्बल वैद्युत अपघट्य के धनायन कौमा, सही बात है, द्वितीय बिलियन में दुर्बल वैद्युत अपघट्य के ऋणायन तथा तीसरे बिलियन में प्रथम व द्वितीय बिलियन के शेष आयन होते हैं। शेष आयन होते हैं। बताओ क्या करना है? रुक जाओ। प्रथम और द्वितीय बिलियन की मोलर चालकता जोड़कर तृतीय बिलियन की घटाने पर हमें दुर्बल वैद्युत अपघट्य के अनंत तनु बिलियन की मोलर चालकता प्राप्त हो जाती है। आगे लिख सकते हैं, प्रथम व द्वितीय बिलियन की मोलर चालकता जोड़कर तीसरे बिलियन की मोलर चालकता घटाने पर हमें दुर्बल वैद्युत अपघट्य के अनंत तनु बिलियन की मोलर
चालकता प्राप्त हो जाती है। तो समझ गए क्या इसको, पूरे टॉपिक को? ठीक है, तो कैसे निकालोगे अब समझ गए होंगे। जिसने नहीं लिखा है वो वीडियो को पॉज करें और ब्लैक बोर्ड पर से नोट करें। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो ये अपने समझ लिया, तो एक एग्जांपल देते हैं इसी में ही, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको समझाते हैं और क्लियर करते हैं। एग्जांपल, अब बताओ मुझे एसिटिक अम्ल, समझ गए? कोष्टक में लिख देता हूं एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब आपको एसिटिक अम्ल के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करनी है। कितने विलयन लेंगे? 3। पहला विलयन कौन सा होगा? जिसमें इसका धनायन हो, H+ आयन हो। दूसरा विलयन जिसमें इसके ऋणायन हो, CH3COO-। समझ गए? तो एसिटिक अम्ल के अनंत तनु विलयन, ये दुर्बल वैक्तोपगत है कि मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए, मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए HCl CH3COO-Na समझाया था, वह NaCl। तीसरा विलयन ऐसा जिसमें CS आयन हो। प्रथम विलयन ऐसा जिसमें इसका धनायन हो, दूसरा विलयन जिसमें इसका ऋणायन हो। तो CS आयनों वाला तीसरा विलयन हो गया ना, वह NaCl के अनंत तनु विलयन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे लिख सकते हैं HCl व CH3COO-Na के विलयनों की मोलर चालकता जोड़कर किसकी घटाऊं? बताओ किसकी घटानी है? NaCl विलयन की घटाने पर, NaCl विलयन की मोलर चालकता घटाने पर CH3COOH विलयन की मोलर चालकता प्राप्त हो जाती है। समझ गए क्या? तो इन दोनों की जोड़ करके NaCl वाले की घटा देनी है, तो आपको एसिटिक अम्ल के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता प्राप्त हो जाती है। भले ही इसमें नीचे और नोट कर सकते हैं अपन, अगर मेरे साथ साथ लिखा है तो ठीक है, नहीं तो भी रुक जाओ और हम वही 3 समीकरण बना सकते हैं। समझ गए? पहली समीकरण HCl के लिए ऐसे लिख सकते हैं हम, लैम्डा अनंत HCl के लिए कोलराउस के नियम से भी समझा सकते हैं, लैम्डा अनंत H+ प्लस लैम्डा अनंत Cl-। समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण लिख सकते हैं अपन लैम्डा अनंत CH3COO-Na वाले विलयन के लिए। कैसे लिखोगे? लैम्डा अनंत CH3COO- प्लस लैम्डा अनंत Na+। समीकरण 2। ऐसी समीकरण 3 लिख सकते हो लैम्डा अनंत HCl के लिए, वो NaCl के लिए क्या आएगा?
लैम्बडा अनंत Na प्लस लैम्बडा अनंत Cl माइनस। तो समीकरण 1 और 2 जोड़ के 3 को घटाओगे तो ये कट जाएंगे, है ना। तो आपको किसकी मिल जाएगी? तो नीचे लिख सकते हो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करने पर, ठीक है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 प्लस समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करने पर, ठीक है क्या। नीचे लिख देना भले इसमें करने पर, आगे लिख लेना एसिटिक। पहले यहां तक नोट कर लो, मेरे पास जगह नहीं बची है ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। एक समीकरण और लिखनी है, नोट करो, वीडियो को पॉज करो। नोट कर लिया ना। अच्छा, एक लाइन और रह रही थी जो जगह नहीं थी, अब लिख सकते हैं। आपने समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करके समीकरण माइनस समीकरण 3 किया, तो ये दोनों कट गए। क्या बचा? ये बचा लैम्बडा अनंत CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा अनंत H प्लस, और ये किसकी है? लैम्बडा अनंत CH3COOH की। इस तरह से लिख दो, ठीक है। इसे भी नोट कर लो लास्ट में। हाँ भाई, तो इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है, आपकी बुक में भी दिया गया है कोलराउस के इस नियम पर। मैं बुक का वो क्वेश्चन आपके लिए बोलता हूं, आप उसे करना है। बोलता हूं क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। देखते हैं कितने ने किया, कितने नहीं करते हैं, कितने नहीं करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम्हें करना है। हाँ भाई, क्वेश्चन है CH3COONA, ये हो गया सोडियम एसीटेट, HCl व NaCl की 298 केल्विन पर अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मान क्रमशः 91.0, 425.4, 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो, तो एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। पेपर में आया हुआ है ये 1-2 बार, और वही क्वेश्चन है जो मैं भी समझाया था। क्लियर? तो आपको 3 बिलियन दे रखे हैं, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आपको एसिटिक अम्ल की ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट और सेकंड की तो जोड़नी है मोलर चालकता, यही कहा था, थर्ड की घटानी।
अरे इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है? पहले और दूसरे की तो जुड़ेगी और तीसरे की घटेगी। मतलब पहले और दूसरे बिलियन की मोलर चालकता जुड़ेगी और तीसरे की घटेगी, ऐसी टिक अप्लाई किया जाएगी। पेपर में ऐसे मत करना भाई। लड़के का आ रहा है कि इसको करेंगे कैसे? जैसे अभी अपन ने 3 समीकरण बनाई थी ना, तीनों समीकरण बनाना, समीकरण 1 बनाना, समीकरण 2, समीकरण 3, 3 समीकरण, पहली इसके लिए, दूसरी इसके लिए, तीसरी इसके लिए, फिर नीचे लिखना समीकरण 1 + 2 माइनस समीकरण 3 करने पर, ठीक है? तो फिर डायरेक्ट कर देना इसके बाद 91.0 + 425.4 माइनस 126.4 आंसर आ जाए। तो कंप्लीट किया करो पेपर में, जिससे आपको अंक मिले। मैंने हिंट दे दी है, करना तुम्हें है, मुझे आंसर बताना है, पेपर में आया हुआ है। कोई समस्या पहले अनुप्रयोग में हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। अब हम पढ़ते हैं दूसरा अनुप्रयोग इसका। क्वेश्चन तो नोट कर लिया ना आपने, संग संग नोट कर लिया करो जो मैं बोल ही रहा हूं। तो अब कोलराउस के नियम का एक अनुप्रयोग तो हम पढ़ चुके हैं। अनुप्रयोग था किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत अणु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करना। अगला अनुप्रयोग है C सांद्रता वाले दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा जिसका सिंबल दे रहा हूं मैं अल्फा, ज्ञात करना। तो बड़ा सा अनुप्रयोग, बड़ा सा हेडिंग डाल दी मैंने। अनुप्रयोग क्या है समझ लो। C सांद्रता वाले दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। हाँ एक बात बताओ मुझे, अनंत तनु विलयन होता तो उसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा कितनी होती? 100%। पहले बताया है। कोलराउस कहता है अनंत तनुता पर प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट का पूर्ण वियोजन हो जाता है। पर ये जो अपन को विलयन दिया है ये अनंत तनु विलयन नहीं है तो विलयन दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का है। तो विलयन किसका? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का। ये दुर्बल का ही विलयन है, पर इसकी सांद्रता कितनी है? C। अनंत तनु विलयन की सांद्रता होती है 0। अरे तनुता अनंत जब ही तो आएगी जब सांद्रता 0 होगी। तो ये अनंत तनु विलयन नहीं है, ये तो कोई सी सांद्रता का विलयन है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का। इसमें इसकी वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है। ये 100% तो होगी नहीं। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा कितने % है वो वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है। तो टॉपिक समझ रहे हो क्या करना है? आपके पास एक C सांद्रता का दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का विलयन है, इसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा के कितने % ये वियोजन हो रहा है वो ज्ञात करनी है। क्या करें? देखो एक बात सुनो, जब किसी विलयन को हम तनु करते हैं, जैसे ये विलयन है, इसको मैं तनु कर रहा हूं। तनु कब करते हैं? जब पानी मिलाते हैं। और ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का विलयन है। इस दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन को मैं तनु करता हूं। तो जब ये आप बात पहले भी जानते हो, मेरी बात को ढंग से सुनना,
जब किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन को हम तनु करते हैं तो वियोजन की मात्रा बढ़ती है। बढ़ेगी ना बढ़ेगी? वियोजन की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अपन ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन को आप तनु करते हैं तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। वो टूटता जाएगा टूटता जाएगा। जब विलयन अनंत तनु हो जाएगा तो उसका वियोजन 100% हो जाएगा। तो बात तो सही है। जब किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन को आप तनु करते हो तो वियोजन की मात्रा बढ़ती है और मोलर चालकता भी बढ़ती है। बात को समझना ढंग से। क्या भी बढ़ती है? मोलर चालकता भी बढ़ती है। ये आप पहले मैं आपको बता चुका हूं। तनुता का चालकता व मोलर चालकता पर प्रभाव एक टॉपिक पढ़ाया था। उसमें कहा था जब किसी विलयन को तनु करते हैं तो मोलर चालकता बढ़ती है और चालकता घटती है। तो मतलब जब मैं इस दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन को तनु कर रहा हूं, ये दोनों बढ़ रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। वियोजन की मात्रा और मोलर चालकता। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये एक सी सांद्रता का विलयन है, ये दोनों ही समानुपाती हैं। वियोजन की मात्रा और मोलर चालकता बड़े ढंग से समझो। ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का सी सांद्रता का विलयन है और ये दूसरा भी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का विलयन है। उसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का विलयन है जो ये है, पर ये अनंत तनु विलयन है। अनंत तनु है और ये सी सांद्रता का है। अनंत तनु विलयन मतलब सांद्रता 0 है इसकी। तो दो विलयन है, दोनों दुर्बल एक जैसे वैद्युत अपघट्ट के हैं, दोनों दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के हैं। ये सी सांद्रता का और ये इस पहले विलयन की मान लो इसमें वियोजन की मात्रा अल्फा है, सही है, और इसकी मोलर चालकता है चलो लैम्बडा सी, और इसमें वियोजन की मात्रा अल्फा अनंत मान लेता हूं और इसकी मोलर चालकता मान लेता हूं लैम्बडा अनंत। क्लियर? एक बार बताओ, ढंग से सुन लो। जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का विलयन है, इसमें विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा अल्फा और इसकी मोलर चालकता लैम्बडा सी। ये अनंत तनु विलयन है, इसमें वियोजन की मात्रा 100% है ना, अल्फा ही तो है, अल्फा अनंत, और इसमें मोलर चालकता लैम्बडा अनंत। अच्छा, इसके लिए फर्स्ट विलयन के लिए बताओ, अपन लिख सकते हैं क्या? अल्फा समानुपाती लैम्बडा सी। अब हाल ही समझाया था वियोजन की मात्रा मोलर चालकता के समानुपाती होती है। और सेकंड विलयन के लिए लिख सकते हैं क्या? अल्फा अनंत समानुपाती अल्फा लैम्बडा अनंत। सही है। समीकरण 1/2 कर सकते हैं क्या? देखो मैंने कहा है, ढंग से सुन लो, ये पहले विलयन के लिए है। वियोजन की मात्रा जो होती है वो मोलर चालकता के समानुपाती। ये दूसरे विलयन के लिए है जो अनंत तनु विलयन है। समीकरण 1/2 करें तो क्या आएगा? अल्फा बटे अल्फा अनंत समानुपाती भी कट जाएगा, बराबर लैम्बडा सी बटे लैम्बडा अनंत। अल्फा अनंत का मतलब क्या है? इसका मतलब 1 है। अरे अल्फा अनंत मतलब अनंत तनु विलयन में अल्फा का मान कितना होता है? 100%। 100% मतलब 1, 50% मतलब 0.5। तो फॉर्मूला नहीं बन गया क्या? मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, ढंग से सुन लो। ये अल्फा क्या है? सी सांद्रता वाले विलयन की, सी सांद्रता वाले विलयन में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा, और ये है सी सांद्रता वाले विलयन की मोलर चालकता, और ये अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता।
टॉपिक क्या है, अब इसको वापस पढ़ो, इसको मिटा रहा हूं मैं। सी सांद्रता वाले दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा ज्ञात करना, ये फॉर्मूला है, ये वही तो है। सी सांद्रता वाले विलयन में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा, तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो ना, मैंने कैसे बनाया इसको समझ लो और फिर डायरेक्ट याद रख लो। फॉर्मूला है लैम्बडा सी बटे लैम्बडा अनंत। और इसमें लिखेंगे क्या, पहले आप एक बार इस हेडिंग को डालो, वीडियो को पॉज कीजिए और ये हेडिंग डालिए, फिर इसमें आगे लिखते हैं। फॉर्मूला याद है ना, एल्फा बराबर लैम्बडा सी बटे लैम्बडा अनंत। नोट करो पहले फटाफट, वीडियो को पॉज करके। हम लिख सकते हैं इसमें, साथ साथ लिख लो अगर साथ साथ लिख सकते हो तो। जब किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन को तनु करते हैं तो वियोजन की मात्रा व मोलर चालकता दोनों में वृद्धि होती है। जानते हो ये बात को, समझाया था मैंने अभी, मोलर चालकता दोनों में वृद्धि होती है। अतः ये दोनों समानुपाती हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये दोनों क्या है, समानुपाती। सही है। अतः सी सांद्रता वाले, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने वाला हूं मैं, सी सांद्रता वाले दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन में वियोजन की मात्रा कौन सी मात्रा, वियोजन की मात्रा, कोष्टक में अल्फा, निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। लिख लिया? नहीं लिखा हो तो पोज करके लिख लेना। क्या फॉर्मूला था, एल्फा बराबर लैम्बडा सी बटे लैम्बडा अनंत। ये एल्फा क्या है, सी सांद्रता वाले विलयन में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा जो ज्ञात करनी थी। लैम्बडा सी क्या है, सी सांद्रता वाले विलयन की मोलर चालकता। और लैम्बडा अनंत क्या है, लैम्बडा अनंत है अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता। यहां तक नोट कर लो, लिख लिया हो, नहीं लिखा हो तो पोज करके नोट कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब आगे देखो और समझो। बेटा मुझे एक बात बताना, पहले इसमें ये फॉर्मूला है, इसको मैं ऊपर लिखता हूं। हमारे पास फॉर्मूला आया एल्फा बराबर लैम्बडा सी बटे लैम्बडा अनंत। इन पर क्वेश्चन आते हैं कोलराउस के नियम पर बेटा, इसलिए मैं इतनी ताकत लगा रहा हूं। ठीक है, एक बात और बताओ, लैम्बडा सी, एल्फा क्या है, पहले ये लिख देता हूं। एल्फा है, आपको याद रहे भाई, आज तो आपको समझ में आ रहा है, पर पीछे आपके नोट्स में से आपको समझ में आता रहे इसके लिए लिख लो। एल्फा है सी सांद्रता वाले, लिख लेना आप भी, सी सांद्रता वाले विलयन में, शॉर्ट में लिख देता हूं,
वियोजन की मात्रा, ध्रुवल घट की तो है ये, वियोजन की मात्रा। क्लियर? लैम्ब्डा सी क्या है? सी सांद्रता वाले विलयन की मोलर चालकता। और लैम्ब्डा अनंत क्या है? अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता। दो विलयन है आपके पास, एक सी सांद्रता का और एक सांद्रता 0 का, मतलब अनंत तनु विलयन। अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता। क्लियर? लड़का एक बात और बता, हमने अब तक मोलर चालकता के दो फॉर्मूले पढ़े हैं। एक फॉर्मूला लैम्ब्डा बराबर के इंटू 1000/m, भूल गया क्या? और एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है, ध्यान आ रहा है? एन सी लैम्ब्डा सी अनंत प्लस एन ए लैम्ब्डा ए अनंत। नहीं आया यार। तो मोलर चालकताओं के दो फॉर्मूले पढ़े आपने। ये फॉर्मूला पहले पढ़ा था मोलर चालकता का। ये एम सांद्रता वाले विलयन की, एम मतलब मोलरता, सी सांद्रता वाले। अरे अनंत तनु विलयन है, बात को समझो। अनंत तनु विलयन है तो उसकी मोलर चालकता इस फॉर्मूले से निकालेंगे, कोलराउस के नियम से निकालेंगे। एक अनंत तनु विलयन है और उसकी मोलर चालकता निकालनी है तो इस फॉर्मूले से। ये अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करने का फॉर्मूला है, कोलराउस वाला। और अगर विलयन की सांद्रता सी है, जैसे मोलरता 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, तो उसकी मोलर चालकता इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये एक तरह से लैम्ब्डा सी का ही तो फॉर्मूला है। अरे ये सी सांद्रता वाले विलयन की मोलर चालकता है तो इस फॉर्मूले से तो निकालेगा। तो इसको अपन आगे भी बढ़ा सकते हैं इस फॉर्मूले को। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, अल्फा बराबर लैम्ब्डा सी बटे लैम्ब्डा अनंत बराबर लैम्ब्डा सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इंटू 1000/m बटे, और लैम्ब्डा अनंत की जगह लिख सकता हूं एन सी मतलब धनायन के मोलों की संख्या, और लैम्ब्डा सी अनंत धनायनों की मोलर चालकता प्लस एन ए लैम्ब्डा ए अनंत। अब इस पर क्वेश्चन बन सकता है। आपके नोट्स में एक क्वेश्चन दिया है, उसको भी आप कर ले, जो मैंने पीडीएफ भेजी है। और एक बुक में क्वेश्चन है, उसको मैं करा रहा हूं, बुक के क्वेश्चन को। ठीक है? तो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, आपको करना है किताब का क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद कर लिया? ये याद करो ना, ये अल्फा बराबर लैम्ब्डा सी बटे लैम्ब्डा अनंत, ये तो आपको याद ही है। ये कोलराउस का नियम लिख रहा है नीचे। चलो भाई क्वेश्चन बोलता हूं, कहां गया? ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है बुक का, पेज नंबर 67 पर। क्वेश्चन को आप मेरे संग संग नोट कर लो। ये आपने नोट कर लिया था ना? नहीं किया तो वीडियो को वापस लेकर के पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन देता हूं, चलो। क्वेश्चन नंबर 6 है बुक का। 0.025 मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर ये मोलरता ही है मोलरता का मात्रक है मोल प्रति लीटर। 0.025 मोल प्रति लीटर मेथेनोइक अम्ल। कोई मेथेनोइक अम्ल ये होता है, फार्मिक अम्ल बोलते हैं जिसे, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। तो दुर्बल अम्ल है ये भी, ऐसा घबराने की कोई बात नहीं। एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल तो है अम्ल HCl, H2SO4, HNO3, ये सब। मेथेनोइक अम्ल है कोई, और जिसकी ये चालकता दे रखी है, पर ढंग से देखना ये कौन सी चालकता है।
जिसकी चालकता 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओहो, ये तो मोलर चालकता दी है बेटा। मैं तो शुरू से कह रहा था मात्रक से पहचाने, ये मात्रक मोलर चालकता का है। तो इतनी मोलरता का ये सांद्रता है सी। इस सी सांद्रता वाले विलयन की क्या दे रखी है? मोलर चालकता दे रखी है। अच्छा, लड़का गलतीबाजी में कर देता है, इसको चालकता समझ जाता है। चालकता नहीं है, ये मोलर चालकता है। अच्छा, आगे कह रहा है इसकी वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा व वियोजन स्थिरांक का, वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। परिकलन कीजिए मतलब दोनों चीज याद करनी है, वियोजन की मात्रा व इस विलयन में। आगे क्या कह रहा है? दिया गया है कि लैम्बडा अनंत, नोट लगा रखा है, एक ही बात है, लैम्बडा अनंत H प्लस आयनों का वो है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये साइमन है, हम कहीं इसको 5 समझ लो। तो H प्लस आयनों की अनंत अनुपात पर मोलर चालकता दे रखी है एवं लैम्बडा अनंत HCOO माइनस, समझ गए होंगे, फार्मिक अम्ल यही तो था HCOOH, ये मेथनोइक अम्ल। तो दोनों की दे रखी है, धनायन की और ऋणायन की। इसकी कितनी दे रखी है? 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स क्वेश्चन मार्क। अब आपको करना है, तो देखो, आपको पहले हम वियोजन की मात्रा याद करते हैं, मैं डायरेक्ट करता हूं, आप खुद करना है। वीडियो को पॉज करें फटाफट, आंसर कमेंट बॉक्स में आपको डालने ही है। मैं इतनी गर्मी में मेहनत कर रहा हूं और आप मौज मार रहे हो, गलत बात है। ये मेहनत आपके लिए की जा रही है, आप पढ़ाई करें, वीडियो को कंप्लीट देखा करो, ठीक है स्टूडेंट? नहीं तो आपका ही नुकसान है भाई, हमारा नुकसान नहीं है इसमें। हाँ भाई, सबसे पहले अल्फा निकालते हैं। अल्फा बराबर फॉर्मूला है लैम्बडा सी बटे लैम्बडा अनंत। इस वियोजन की मात्रा याद करनी है ना। लैम्बडा सी का मान, लैम्बडा सी है सी सांद्रता वाले विलयन की मोलर चालकता है, क्या है? ये रही ना, ये 0.025 मोलरता के मेथनोइक अम्ल की चालकता, मोलर चालकता है। ये कितनी है? 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अल्फा को कोई मात्रक नहीं होता। लैम्बडा अनंत, अनंत अणु विलयन की, अनंत अणु विलयन की कैसे निकालोगे? धनायन और ऋणायन की जोड़ दो ना, वह फॉर्मूला यही तो आएगा, लैम्बडा अनंत HCOO माइनस प्लस लैम्बडा अनंत H प्लस n का मान 1 ये इसकी यही तो आएगी। अरे फार्मिक अम्ल की यही तो आएगी, लैम्बडा HCOOH की। तो इन दोनों की जोड़ दो, क्या आएगा? 46.1। मैं तो हिंट दे रहा हूं, करना आपको ही है। HCOO माइनस की कितनी है? 54.6 प्लस इसकी कितनी है? 349.6। आ जाएगा, जो आएगा वो अल्फा निकलेगा। परसेंट में निकालना हो तो 100 का गुना कर देना। जैसे आपका आया मान लो 0.45, परसेंट में निकालना हो तो 45%। 100 का गुना करने पर परसेंट में आ जाएगी, और बिना परसेंट के निकालो तो डायरेक्ट निकाल दो, परसेंट में निकालो तो परसेंट में निकाल दो, ठीक है ना? आ जाएगा आंसर, अल्फा निकल जाएगा। इसमें एक चीज आप पूछिए, वियोजन स्थिरांक 11वीं में पढ़ाया गया है ये।
वियोजन स्थिरांक साम्य स्थिरांक है। आपने यहां तक नोट कर लिया हो तो थोड़ा सा मैं वियोजन स्थिरांक को भी आपको बता ही देता हूं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको करना है, हिंट दे दिया है मैंने। वियोजन स्थिरांक कैसे निकलेगा? वियोजन स्थिरांक देखो, आपको पता है जैसे एसिटिक अम्ल, इस फार्मिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक निकालना है तो फार्मिक अम्ल के इस विलयन में तो निकाल रहे हो आप, इसी में तो वियोजन की मात्रा और इसी में, अबे यार, इसी में तो वियोजन की मात्रा और इसे वियोजन स्थिरांक निकालना है। फार्मिक अम्ल को जल में डाला, ये इस तरह से टूटेगा, धनायन H+ और ऋणायन HCOO- में, और धीरे धीरे इस विलयन में उत्क्रमणीय अभिक्रिया आ जाएगी। दुर्बल अम्ल है, विलयन में उत्क्रमणीय अभिक्रिया चलती है, प्रबल अम्ल होता तो अनुत्क्रमणीय चलती है। प्रारंभ में इसकी सांद्रता मानी C, प्रारंभ में ये दोनों 0, अरे प्रारंभ में इसकी सांद्रता C, ये लीला C, ये लाभ मिली, तो ये प्रारंभ में थे ही नहीं। C में से ये कितना घट गया, C अल्फा, 11वीं क्लास याद करो, ये कितना बना C अल्फा और ये भी C अल्फा। कब? ये प्रारंभ में, और ये कब? साम्य पर। जब साम्य आ गया, जब अग्रविक्रिया और पश्चविक्रिया का वेग बराबर हो गया तो C में से C अल्फा गया, ये दोनों C अल्फा और C अल्फा बने। तो वियोजन स्थिरांक निकालते हैं, वियोजन स्थिरांक के लिए सिंबल देते हैं Kc कर देता हूं, इसको मोड़ चलकता पकड़ समझ लो कहीं। वियोजन स्थिरांक Kc, वियोजन स्थिरांक कैसे निकालते हैं? उत्पाद की सांद्रता बटे, उत्पाद की सांद्रता दिख रही है ना, इन दोनों में गुना हो जाएगा, बटे क्रियाकारक की सांद्रता C - C अल्फा। बेटा आगे कर सकते हो, C कॉमन लेकर के उड़ा दो तो एक C कट जाएगा तो ऊपर बचेगा C अल्फा स्क्वायर, अरे C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन लोगे C कट जाएगा, C अल्फा स्क्वायर बटे 1 - अल्फा। तो ये फॉर्मूला है Kc ज्ञात करने का, वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने का, Kc ज्ञात करने का, वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? C अल्फा स्क्वायर बटे 1 - अल्फा। पूरे को समझ के अब तसल्ली से करना है क्वेश्चन। C का मान आपके पास है 0.025, अल्फा का मान आपने ज्ञात किया, सॉल्व करना है। क्लियर? अल्फा का मान जो भी आए वो सॉल्व करना है। वियोजन स्थिरांक भी पेपर में आ चुका है एक बार, तो आप वियोजन की मात्रा फिर वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला काम में लेंगे। क्लियर? कोई समस्या? तो आज हमने 2 अनुप्रयोग पढ़े, बहुत मेहनत लगी इनमें, शानदार थे। बुक के क्वेश्चन ही मैंने आपको कराए हैं। तो अब हम आगे वैद्युत अपघटन पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो होगा वैद्युत अपघटन के बारे में, और जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तैयार रहे और आज तक का काम कंप्लीट करके रखें। नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। वीडियो अगर कोई चीज समझ में नहीं आए वीडियो को देख लिया करो, जिससे समझ में आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट?